हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हुए सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे बोर्ड ने मल्टीपल चॉइस का वेटेज बढ़ा दिया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 आ ही जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार करना है डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ साथ। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज। और ये ऑप्शन हमको गिवन है 4। तो देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि एक कंडक्टर है जिसमें 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कुछ ऐसा सेल लगाया गया हो या कुछ और किया गया हो। फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा दिया गया? 200 वोल्ट। और कह रहे इसका जो अपना रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, ये हमको दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? ये दे दिया गया 100 ओम। तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि इस कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कंडक्टर से में रेजिस्टेंस है और उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो पक्का है उसमें करंट फ्लो होगी। और जब करंट पता चलेगी तभी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कितने फ्लो होंगी। तो पहले हम लिखेंगे करंट इन द कंडक्टर। कितनी करंट फ्लो होगी सोचो इन कंडक्टर। तो बेटा करंट फ्लो होती, देखो पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगी, ऐसे निगेटिव एंड में जाएगी। तो कितनी फ्लो होगी? I इक्वल टू, तो होता है V/R। तो I इक्वल टू V/R, यानी कि I की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? V है 200, R है 100, यानी कि I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। कितनी हो गई? 2 एम्पियर। ये I हो गई। हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब सोचो भाई, हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज Q, वो किसके बराबर होता है? Ne के। और जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है T टाइम के लिए, तो वहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? IT। पढ़ा है ना, इसका यूज कर लो यहां पे। तो क्या हो जाएगा? IT इज इक्वल टू Ne। तो यहां से n निकल आएगा, क्या आएगा? IT/E। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? IT/E। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ठीक है। यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या आएगा बताओ? I कितना निकला है? देखो 2। T कितना है बेटा? T दिया है टाइम 1 सेकेंड। देखो ये दिया ना 1 सेकेंड, रख दिया हमने यहाँ पे। अपान E की वैल्यू रख दो 1.6 10⁻⁻90। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा बताओ? 2/1.6 है, देखो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 टाइम जाएगा, इसको करेंगे तो 5 टाइम, मतलब बचेगा 1.25। और 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे 1 सेकेंड में पास होंगे? ये पास होंगे 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने फ्लो होंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम अपना सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? A metal, B metal and semiconductor, C semiconductor and D metal and alloy। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसकी होती है। तो वैसे तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसकी होती है? तो ये सेमीकंडक्टर की होती है। बट थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर और भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग रो से लिखते हैं। और रो का फार्मूला क्या होता है? RA/L।
और हमको ये पता है कि जो रेजिस्टिविटी रो होती है ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? तो इसका फार्मूला होता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहां पर रो टी का मतलब होता है रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर अगर T डिग्री सेल्सियस है तब की रेजिस्टिविटी। रो नॉट का मतलब होता है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और बेटा जो यहां पे T है ये होता है गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी निकाली गई T डिग्री से वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर में, ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब अल्फा जो होता है जब T बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तब तो ये रो T की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसी होती है मेटल्स के लिए? पॉजिटिव होती है। कंडक्टर की बात करो चाहे मेटल्स की बात करो, मेटल वो जो कंडक्टिंग मेटल हैं उनकी बात की जाए। ठीक है, अच्छा अब समझिए फॉर सेमी कंडक्टर्स, ठीक, तो सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें जो है ये डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब T बढ़ेगा तो ये चीज़ घटेगी, तो ये तभी हो सकता है जब ये वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो, अल्फा निगेटिव हो। इसका मतलब इसके लिए जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो एलॉय होती है, एलॉय ऐसी मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं एक कंडक्टर सेमीकंडक्टर को मिक्स करके, जिससे कि क्या होता है कि उनका जो रो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? उसका अल्फा लगभग 0 हो जाता है। तो उसका अल्फा लगभग क्या होता है? 0 होता है। वैसे एग्जैक्ट 0 नहीं होता, तो थोड़ा सा बहुत स्मॉल सी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ठीक है, बट नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि एलॉय में अल्फा बहुत कम होता है, नियर टू 0 होता है। तो याद रखिएगा कि सेमी कंडक्टर में कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव होती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ स्मॉल n e tau and small m have their usual meanings, then the resistance of a wire of length L and cross sectional area A is given by। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि जो n e tau और m है ये अपने यूजुअल मीनिंग्स में, यूजुअल मीनिंग्स का मतलब समझ रहे हो कि जो स्मॉल n है ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग वायर इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब समझते हो कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी थर्मल वेलोसिटी की वजह से बहुत तेजी से मोशन करते हैं। मोशन करते समय इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन की दो लगातार कोलिजन में जो टाइम लगता है, दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन में, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम लोग m से लिखते हैं।
एल उन्होंने कहा लेंथ है वायर की, ठीक है, और ए उन्होंने कहा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हमको ये बताना है कि वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, ये होता है V अपान आई, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है V अपान आई। और अगर हम बेसिक बात करें तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई, अगर ध्यान दो तो तुमको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ाया गया था कि जब किसी कंडक्टर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसको हमने मान लिया कि इसकी लेंथ क्या है एल है, तो जब इसको हम V पोटेंशियल डिफरेंस देते थे, याद करो V पोटेंशियल डिफरेंस देते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंड की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते थे, मतलब डायरेक्ट नहीं चलते थे, ऐसे ऐसे मोशन अपना करते करते और इधर की तरफ खिसकने लगते थे, और वो स्मॉल वेलोसिटी चलते थे। उस स्मॉल वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता था Vd बराबर, अगर याद हो आपको, तो EV अपान ml टाउ। Vd बराबर क्या होता है EV अपान ml टाउ। और बच्चों जो करंट होती है इस वायर में, जैसे प्लस माइनस है तो करंट इस तरफ फ्लो होगी, ठीक है, तो करंट का फार्मूला होता है NEAVD। करंट का फार्मूला क्या होता है NEAVD। तो I बराबर हो जाता है NEAVD, VD की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या है भाई VD की वैल्यू, तो VD की वैल्यू है EV अपान ml टाउ, EV अपान ml टाउ। तो यहाँ से हम बात करें तो बच्चों V अपान I हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ। देखो V अपान I को इधर लाए, ml इधर लाए, NE स्क्वायर ए टाउ नीचे ले गए, तो V अपान I यहाँ से ये आ गया। यही तो रेजिस्टेंस होता है R, R को बोलते क्या है रेजिस्टेंस। इसका मतलब वायर का रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, ये होगा ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि आर की वैल्यू ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ होती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूल सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई where the symbols have their usual meanings are respectively based on, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। देखिए बच्चों यहाँ पे किरचॉफ्स रूल की बात की गई है। किसकी बात की गई है, किरचॉफ्स रूल। तो देखिए क्या होता है किरचॉफ्स रूल। फर्स्ट रूल को हम लोग बच्चों बोलते हैं जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और जंक्शन रूल क्या कहता है, ये कहता है किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, मान लीजिए जंक्शन है, यहाँ पे ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5। तो सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कहता है। अच्छा, अलजेब्रिक सम निकालते कैसे, आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं और जो बाहर निकल रही जंक्शन से, जैसे जंक्शन है इससे बाहर निकल रही तो उनको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो देखो I1 यहाँ पे बाहर निकल रही तो I1 को निगेटिव लेंगे, माइनस का I1। फिर I2 क्या हो रही, अंदर आ रही, प्लस की लेंगे। I2 देखो I2 अंदर की तरफ आ रही ना, जो जंक्शन की तरफ आ रही वो पॉजिटिव, बाहर जा रही वो निगेटिव। I3 क्या हो रही, जंक्शन के पास आ रही तो प्लस का I3 लेंगे। I4 जंक्शन से बाहर जा रही तो माइनस का I4 लेंगे। I5 भी जंक्शन से बाहर जा रही, माइनस का I5 लेंगे। और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहां से मैं बात कर सकता हूं I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I5। यहां से क्या पता चला, किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट बराबर जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। तो जितनी करंट जंक्शन की तरफ आती है, करंट कमिंग
टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो जितनी जंक्शन में करंट आती है उतनी उससे बाहर निकलती है। इसका मतलब कहीं कोई करंट का या चार्ज का लॉस नहीं होता। तो पहला वाला जो लॉ है जंक्शन रूल, ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। किसको बताता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो सेकेंड रूल है किरचॉफ्स का, वो बेटा है लूप रूल। क्या है? लूप रूल। ये क्या बताता है? किसी भी क्लोज लूप में सभी करंट्स का उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन का जो अलजेब्रिक सम है, ये उसमें लगे हुए सभी ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मतलब सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक सेल हमने मान लिया ये E, इसके साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये एक देखो क्लोज लूप बन गया है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से भाई करंट हम I निकालते हैं, तो यहाँ I करंट ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस R1 मान लो, ये R2 और ये R3 मान लो। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी क्लोज लूप में, जैसे यहाँ कोई एक क्लोज लूप सिलेक्ट कर लो, A D C B A। ठीक है, करंट का रेजिस्टेंस से प्रोडक्ट, जैसे A से D गए, करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? IR1। फिर D से C गए, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट तो वही I फ्लो हो रही हर जगह है, तो I इंटू R2 प्लस यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे I इंटू R3। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा EMF के। ठीक है, ये EMF के बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। पूरे सर्किट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो पूरी की पूरी हीट या किसी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, कहीं लॉस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड रूल है ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। किसको बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन को। यानी कि पहला रूल बताता है बच्चों चार्ज कंजर्वेशन को, और दूसरा रूल बताता है एनर्जी कंजर्वेशन को। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक बात करूँ तो यहाँ पे कि फर्स्ट रूल बताता है चार्ज कंजर्वेशन को और सेकंड रूल बताता है एनर्जी कंजर्वेशन को। इसको फटाफट बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर। और ये चार हमको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है किसी डीसी सर्किट में बैटरी के अंदर और बाहर करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए डीसी सर्किट क्या कहते हो? जिसमें बैटरी लगी हो, सेल लगा हो, है कुछ ऐसे करंट फ्लो होती है यहाँ पे, ऐसे तो होता है। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि सेल में करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ऐसे फ्लो होती है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होती है। देखो ये बड़ी लाइन है, ये हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव एंड है, ये छोटी लाइन निगेटिव एंड है, लो पोटेंशियल है। तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, यानी कि बैटरी के बाहर अगर मैं बात करूं तो करंट कैसे फ्लो होती है? प्लस से माइनस। तो करंट आउटसाइड द बैटरी विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो करंट इनसाइड द बैटरी होगी, बैटरी के अंदर ये करंट होती है माइनस से प्लस। किधर होती है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बाहर बैटरी होती है प्लस से माइनस और अंदर होती है माइनस से प्लस।
बैटरी अगर चार्ज हो रही हो तो डायरेक्शन फिर अपोजिट हो जाती है, ध्यान रखना। फिर सेल के अंदर डायरेक्शन चार्जिंग की कंडीशन में प्लस से माइनस हो जाती है, लेकिन कब? चार्जिंग। नॉर्मल सर्किट में यही होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो उसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू सोर्सेस ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। द इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द टू सोर्सेस आर स्मॉल r1 एंड स्मॉल r2, और ये भी दिया है कि स्मॉल r2 इज ग्रेटर देन स्मॉल r1 if the potential difference across the source of the internal resistance small r2 is 0 then r equals to। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो सेल हैं जिनका इक्वल ईएमएफ है E और E, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है स्मॉल r1 और स्मॉल r2। हमसे कह रहे हैं ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इसके साथ एक कैपिटल R रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोला ये जा रहा है बच्चों कि जो R2 रेजिस्टेंस वाला सेल है, मतलब ये, इस पर टर्मिनल वोल्टेज 0 है, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है? 0। इस सिचुएशन में हमको कैपिटल R की वैल्यू बताने की, कैपिटल R ऐसा क्या रखा जाए कि इस पे टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाए, जबकि उन्होंने दे रखा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1। जो R2 है वो R1 से क्या है? ग्रेटर देन है। बच्चों सबसे पहले तो इस सर्किट में आपको करंट फाइंड करनी पड़ेगी। करंट जब निकल आएगी तो V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई इंटू स्मॉल r2, ये लगा देंगे, I की वैल्यू पुट करके धड़ाक से आंसर निकला है कैपिटल R का। तो करंट को फाइंड करने के लिए सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले निकालो बच्चों। अब बात यह है कि जैसे ऐसा लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? तो भाई जब एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ता है तो दोनों सेल के ईएमएफ आपस में ऐड हो जाते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब इस यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल। तो सेल के इक्विवेलेंट ईएमएफ कितने होंगे बताओ? तो ये होगा E इक्विवेलेंट बराबर E प्लस E, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएंगे 2E। कितना हो जाएगा? E प्लस E यानी कि 2E। अब देखिए बात यहां पे आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना आएगा बताओ? ऑफ सर्किट। तो बेटा ये आएगा कैपिटल R इक्विवेलेंट बराबर, देखो ये सारे क्या है? रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सो करंट इन द सर्किट, सो करंट इन सर्किट, तो करंट कितनी आ जाएगी बच्चों? I। तो I बराबर होता है E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दें। इक्विवेलेंट कितना है? 2E। इक्विवेलेंट R कितना है? R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है। जब करंट पता चल गई, अब देखो हमसे कह रहे हैं कि सेकेंड सेल पे टर्मिनल वोल्टेज क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे बात करनी है V इक्वल टू E माइनस आई R2, क्या किया? फॉर सेकेंड सेल, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ये फार्मूला होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो V कितना है? 0। मतलब E माइनस आई R2 बराबर क्या है? 0। या E इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई R2, सारी वैल्यू पुट कर दो I की, क्या आएगा भाई? तो E इक्वल टू आ जाएगा I की वैल्यू 2E अपान R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इंटू R2, ठीक है। अब देखिए E से E कैंसिल कर देंगे, 1 टाइम जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 2R2।
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आया, ये उधर 2R2 बचा। इसको सबको उधर ले जाओ क्योंकि आपको कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा बताओ, 2R2 माइनस R2 माइनस R, देखो ये दोनों प्लस के थे उधर गया माइनस के हो गए, तो कैपिटल R की वैल्यू बचेगी R2 माइनस R1, क्या बचेगी R2 माइनस R1। सो द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू मेंटेन द टर्मिनल वोल्टेज 0 एट सेकेंड सेल विल बी कैपिटल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसका मतलब जो आपको दिए गए ऑप्शन थे उनमें से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि कैपिटल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. The graph of the terminal potential V as a function capital R is, और ये चार हमको ग्राफ दिखाए गए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से कुछ दिया है कि एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और एक कैपिटल V वोल्ट है, पोटेंशियल है, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज V है तो V का कैपिटल R के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमको सोचना है बच्चों। अच्छा, तो आपको याद होगा इस तरह में जो टर्मिनल वोल्टेज V होता है और यहाँ अगर करंट को I मान लिया जाए तो इसका फार्मूला आपको निकाल के बताया गया था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। अगर यहाँ से आप V की वैल्यू को देखें तो E को क्या लिख सकते हैं, देखो E माइनस I को आप क्या लिख सकते हो, I को लिख सकते हो E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R लिख सकते हो ना, इंटू स्मॉल r। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, E तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एलसीएम से आएगा यहाँ स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है, माइनस स्मॉल r अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। या V इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, E अपान E कैपिटल R अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करो, इस कैपिटल R को नीचे ले जाओ, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपान कैपिटल R। कर सकते हैं बच्चों, जब चाहेंगे ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल। यहां से बच्चों V का फार्मूला क्या बना बताओ, E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस 1, यानी कि इसको हम अगर ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R, ये VR। इसका मतलब ये हुआ, यहां से देख के क्या पता चल रहा बताओ, यहां से देख के आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे कैपिटल R बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे स्मॉल r अपान कैपिटल R की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो ये क्या है अपान में ना, तो ये चीज़ घटेगी। जब ये चीज़ घटेगी तो इसका मतलब है कि 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R पूरा ये घट जाएगा। भाई जब ये चीज़ घटेगी तो ये वाली भी चीज़ घटेगी, भाई ये चीज़ कम हो रही तो टोटल ये वैल्यू कम होगी। अब जब नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अपान वाला जब डिनोमिनेटर वाली कोई चीज़ कम होती है तो इधर वाली वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इससे पता चल रहा है कि V इनक्रीज करेगा, V लगातार क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। या मैं कह सकता हूं कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, V इधर कैपिटल R इधर, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा V की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसे कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये EMF है, EMF के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा और इन्फिनिटी पे उसके बराबर, मतलब जब कैपिटल R इन्फिनिटी हो जाएगा उस समय V और E बराबर हो जाएगा। तो ये कैपिटल R और V का वेरिएशन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय अ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इच। तो देखिए बच्चों यहाँ दिया है कि एक बल्ब है, मान लीजिए B है, ठीक है, इस पे 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है।
अब इसको 110 वोल्ट से ग्लो करते हैं तो हमको बताना है कि ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हमको सोचना है। भाई देखो, अगर 220 वोल्ट से जोड़ देते तब तो पक्का था ये 100 वाट की पावर कंज्यूम करता, कोई टेंशन ही नहीं थी। बट चूंकि वोल्टेज क्या है, जितना चाहिए था उसका आधा है, तो क्या होगा देखो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो देखो ये इसमें ये आपको वोल्टेज दिया है V1 और ये आपको पावर दिया है इसकी बल्ब की, इसको मान लेते हैं P1। ठीक है, यहां से आप बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे होता है, V² तो V1² तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, V1², मतलब 220 वोल्ट का स्क्वायर अपान P1 की वैल्यू कितनी है 100। तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 484 00/100। इसको सॉल्व करेंगे तो RB कितना आ जाएगा बताओ, 484 ओम। कितना इसमें बल्ब लगा है, बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है 484 ओम। देखिए जब बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया तो अब समझ जाओ यहाँ पे पावर कितनी कंज्यूम होगी। भाई 110 वोल्ट लगा रहे हो, बल्ब कितना है, ये है 484 ओम का, तो इसमें पावर कितनी कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में पावर कितनी कंज्यूम होगी सोचो, ये होगी P और P बराबर अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपान बल्ब का रेजिस्टेंस RB। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना लगाया 110 वोल्ट अपान बल्ब का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है भाई 484। पावर कितना आ जाएगा बताओ, 12100 अपान 484। जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। देखो 121 से अगर कट करेंगे तो ऊपर बचेगा 100 और नीचे 121 से जब डिवाइड करोगे तो बचेगा 4, यानी कि पावर आ जाएगी 100/4, यानी कि 4 से अगर फिर डिवाइड करें तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 वाट। सो द कंज्यूम्ड पावर विल बी 25 वाट व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स। तो 110 वोल्ट से कनेक्ट करने पे कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो करेगा 25 वाट की। इसको फटाफट देख लीजिए बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 बैटरीज ऑफ EMFs 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel. The effective EMF of the combination is। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 2 सेल हैं, एक का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है EMF, एक का 1 वोल्ट है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो हमसे कह रहे हैं अगर ये पैरेलल लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। बच्चों इक्विवेलेंट EMF के लिए आपको एक फार्मूला लिखाया गया था, अगर याद हो क्या होता था, E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। अगर 2 सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF ऐसे ही निकलता है। ठीक है, फार्मूला आपको हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए भी निकलवाया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालते थे याद करो, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, और सॉल्व करने पे ये आ जाता था। तो हम दोनों चीज़ समझ लेते हैं। पहले तो हम इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो ये कितना आएगा बच्चों बताओ जरा, ये आएगा E1 कितना है 2, R2 कितना है 2 प्लस E2 कितना है 1 इंटू R1 कितना है 1 अपान R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा 1 प्लस 2। तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 1/3, या E इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/3 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट EMF कितना आएगा, यह आएगा 5/3 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना आएगा सोचो, अगर निकालना पड़ता तो ये आता 1 × 2/1 + 2 यानी कि 2/3।
5.3 ओम। ठीक है, बट वहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा गया था तो ये आ गया है 5.3 वोल्ट। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन थे उनमें से अगर आप ध्यान से देखिए तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, कि बी ऑप्शन करेक्ट है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ 5.3 वोल्ट है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 7.2 into 10 to the power 5 joule. The charge passed through the battery is। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कार की बैटरी को 12 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया गया, ठीक है, और उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। बैटरी में एनर्जी स्टोर करते हैं ना, किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जरूरत पड़ने पर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी कार में यूज होते हैं। उससे हम लाइट जला लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी काम करते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि 12 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया गया और इतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। तो हमसे पूछ रहे हैं कितना चार्ज सप्लाई किया। हमको पता है कि स्टोर्ड एनर्जी बराबर किसके होती है? Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो V यहाँ से अगर Q की बात करोगे तो कितना आएगा बताओ? U अपान V। तो Q बराबर क्या आएगा? U कितना है भाई? ये 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपान V की वैल्यू कितनी है? 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो Q बराबर आ जाएगा, देखो इस चीज़ को डिवाइड करोगे हैं तो कितना आएगा? 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ये पॉइंट हटा दें तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम। ये चार्ज वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।